वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। तो फॉर CACM में फाइनल हमारा मिशन संभव स्टार्ट हो चुका है, जिसका लेक्चर 01 ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे थिंक GST थिंक विशाल सर पे आपका अवेलेबल है, और ये लेक्चर 02 है। अब ये मिशन संभव को आपको कैसे सब्सक्राइब करना है, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लेक्चर्स सारे रिवीजन लेक्चर्स चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन जिसे मैं कहता हूँ, ये सारे रिवीजन लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे फ्री आएगी। पर इससे रिलेटेड नोट्स कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब कैसे करना पड़ेगा, तो लेक्चर 01 का पहले 10 मिनट देख लेना। लेक्चर 01 में पहले 10 मिनट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको सब्सक्राइब कैसे करना है हमारे वेबसाइट पे जाके, और नोट्स आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और आज के सेशन में क्या टॉपिक होने वाला है, तो आज के सेशन में हम लेने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन, और वैल्यू ऑफ सप्लाई हम स्टार्ट कर देंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15 हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले मैंने प्लान किया था कि मिशन समूह के मोस्ट ऑफ द लेक्चर अगर पॉसिबल हो तो हम लाइव स्ट्रीमिंग में ले लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पे मेरे एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को देख के मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ ये मिशन संभव के जो चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन है, मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से रिकॉर्ड कर लूँगा, मे बी मॉर्निंग में, मे बी आफ्टरनून में, और इवनिंग में, वॉट एवर इट में भी। और ये जो यहाँ पे न्यूली रिकॉर्डेड सेशन और कुछ चैप्टर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड सेशन ऐसे मिलकर मैं आपको पूरे सेशन हमारे टाइम शेड्यूल के हिसाब से प्रोवाइड कर दूंगा। पर मैं आपको एक चीज़ का एश्योरेंस देता हूँ कि जो हमारा टाइम शेड्यूल है वो स्ट्रिक्टली टाइम शेड्यूल फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगा, सो दैट ओके आपका आने वाले टाइम में पूरा रिवीजन मेरे साथ हो जाए। और इस बार IDT में 80 पार, उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमारा स्टार्ट करते हैं रिवीजन। चलो, आपको याद होगा तो हमने जो है सेक्शन 7.1, ओके, सेक्शन 7.1A, 7.1AA, 7.1B और 7.1C, 7.1C के चारों पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो इस तरह से, और मैं आपको ये कह दूं एग्जाम के हिसाब से जो सप्लाई चैप्टर है चार्ट से भी कर लिया तो दैट्स इनफ। चार्ट्स और क्वेश्चन है, स्पेशली एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और RTP क्वेश्चंस ये कंप्लीट कर लेना आपने। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था। ओके, और साथ साथ में मैंने, ओके, जहाँ तक मुझे याद आता है तो यहाँ हमने लास्ट वाला भी देख लिया था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन, या आपने डीम्ड डिस्टिंग अपनी ओन एस्टेब्लिशमेंट से सर्विस इंपोर्ट किया आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो वो केस में वो सप्लाई माना जाएगा। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन 7.2A पे। ओके, सेक्शन 7, यहाँ पे सेक्शन 7.2A पे, हाँ। तो अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे शेड्यूल 3 पे आ जाओ। सेक्शन 7.2A शेड्यूल 3 जो कहता है, ओके, ये शेड्यूल 3 कहता है यहाँ पे पहला पैरा, मतलब इसमें जो एक्टिविटी हम देखेंगे वो सप्लाई नहीं बोली जाएगी। उसमें पहला पैरा, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए थोड़ा मैं इसके ऊपर एक डिस्कशन लेना चाहूँगा। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है, जो भी अभी मुझे कौन से फाइल में देखता हूँ, अगर ये फाइल में मिल जाती है। जस्ट अ मिनट। तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया, इंपॉर्टेंट क्या है, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट दिया, तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर हाँ, थोड़ा ये वाले पार्ट को समझ लो। अगर एम्प्लॉय, ध्यान सुनना, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, और ये सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, जिसके अगेंस्ट में उसको सैलरी मिल रही है, कंसिडरेशन मिल रहा है, सैलरी और वेजेस। तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉय सॉरी, जो एम्प्लॉय को कंसिडरेशन मिला उसके ऊपर GST नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, सैलरी पे नहीं आएगा, गवर्नमेंट नहीं लगाना चाहती है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा स्पेशल हम डिस्कशन करेंगे, जैसे इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट आपको सैलरी मिल रही होगी, वेजेस मिल रहा होगा,
पेंशन मिल रहा होगा, ग्रेच्युटी मिल रहा होगा, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट परक्विजिट्स। आपको एम्प्लॉय को परक्विजिट्स मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पे ओके, एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके अगेंस्ट में सैलरी मिल रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, सैलरी पे नहीं आएगा। और एक चीज ख्याल रखना, जिसको भी पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर होता है, और जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट होता है। जैसे आपके और मेरे इसमें, आप मुझे पैसा दे रहे हो तो ओके, और मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो। एम्प्लॉय अपनी सर्विस, उसको सर्विस दे रहा है, उसका वेजेस ले रहा है, तो एम्प्लॉय को जो सैलरी और वेजेस, पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह मिलेंगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अब बात करते हैं परक्विजिट की। कभी कभी एम्प्लॉयर जो है परक्विजिट, फ्री गुड्स और सर्विसेज देता है। अब जब वो फ्री गुड्स और सर्विसेज देता है तो यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है। क्या? एक तरफ शेड्यूल 3 कहता है कि जो भी एम्प्लॉय को मिला, एक तरफ शेड्यूल 3 कहता है, रिपीट कर रहा हूं, जो भी एम्प्लॉय को मिला इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे शेड्यूल 1 पैरा 2 कहता है कि एम्प्लॉयर ने अगर कुछ भी फ्री दिया होगा एम्प्लॉय को, और वो वैल्यू 50,000 के ऊपर होगी, तो वो केस में जीएसटी लग जाएगा। भाई साहब ओके, इसके एंगल से देखे तो इसको इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी मिल रहा है जीएसटी नहीं आएगा। उसके एंगल से देखे तो उसने अगर 50,000 के ऊपर कोई भी फ्री दिया तो जीएसटी आ जाएगा। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसलिए फिर यहाँ पे सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया, और सीबीआईसी ने क्या कहा, अगर आपने कोई परक्विजिट, मतलब एम्प्लॉय ने परक्विजिट दिए, फ्री दिए, और फ्री दिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ है, जैसे कैटरिंग सर्विस, फ्री कैब, फ्री गेस्ट हाउस, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, तो अगर कोई परक्विजिट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, वो पैरा 3 का, वो शेड्यूल 3 का सप्लाई माना जाएगा। ओके, वो शेड्यूल 3 का सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर गिफ्ट दिया गया या परक्विजिट दिए गए जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के नहीं है, अब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है मतलब एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, पर ओके ये खुश हो गया, जा तुझे बाइक दे दिया, जा तुझे कार दे दिया, ऐसा कोई गिफ्ट दिया जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था, तो फिर यहां पे यस, हमारा पैरा 2 प्रोविजो लग जाएगी ऑफ शेड्यूल 1, और पैरा 2 शेड्यूल 1 के हिसाब से ओके 50,000 के ऊपर अगर वो गिफ्ट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ, और लाइक ठोको। ओके, जोर से बोलो हाँ और लाइक ठोको। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो हमने ये जो है ओके, गिफ्ट पे कब जीएसटी आएगी और कब नहीं आएगा ये भी साथ साथ में हमने देख लिया। इसलिए परक्विजिट का जो क्लैरिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में कंपेंसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। हाँ, बहुत सी बार आपको प्री मैच्योर टर्मिनेशन के कंपेंसेशन मिलते हैं, जैसे ओके, जैसे 3 साल का हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, पर कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिख दिया है कि अगर प्री मैच्योर मुझे टर्मिनेट कर दिया जाए, पहले टर्मिनेट कर दिया जाए, तो वो सिचुएशन में, अगर पहले ही मुझे टर्मिनेट कर दिया जाए तो वो सिचुएशन में जीएसटी आएगा। वो सिचुएशन में सॉरी, जीएसटी नहीं, सॉरी मेरे से गलती होगी। ओके, अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन तो कंपेंसेशन मिलेगा। तो अगर ये कंपेंसेशन एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज है, तो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा और जीएसटी नहीं आएगा। नॉट टैक्सेबल इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। नॉन कॉम्पीट फीस मिली, अब नॉन कॉम्पीट फीस मिली यानी क्या? ओके, नॉन कॉम्पीट फीस मिली मतलब आपको यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, नॉन कॉम्पीट फीस मिली, जैसे बहुत सी बार एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को एक हम पैसा देते हैं कि देख तू सेम इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करेगा, ओके सेम इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन करेगा, उसका 50 लाख ले ले। तो अब ये हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो हमें कॉम्पीट नहीं करेगा, उसका पैसा लिया। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है, सीबीआईसी का कहना है कि ये जो नॉन कॉम्पीट फीस मिली ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, टॉलरेंस या फॉरबिडेंस या रिफ्रेनिंग, तो ऐसे केस में ये सर्विस माना जाएगा। ओके, उसके बाद में डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, जिसके बारे में हम आरसीएम चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पर। ओके, और एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। बस 2 मिनट में अभी समझ लो कि अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है, डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है, और जो उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसका अगर टीडीएस 192 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 192 में डिडक्ट हो रहा है उसका टीडीएस, तो वो केस में इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और उसको वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर उसका टीडीएस अदर सेक्शन में डिडक्ट हो रहा है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद में सेकंड जो पैरा दिया गया है, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। मतलब क्या कोर्ट की सर्विस, ट्रिब्यूनल की सर्विस, सुनिए ध्यान से, कोर्ट की सर्विस या ट्रिब्यूनल की सर्विस जो है कि उनकी एक डिग्निटी रखी है। इवन दो कोर्ट फीस लगती है, वो भी पैसा लेते हैं, ट्रिब्यूनल पैसा लेता है, इवन दो कमर्शियल केसेस होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोर्ट और ट्रिब्यूनल की यहाँ पे डिग्निटी रखी है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में पैरा 3 क्या कहता है? पैरा 3 कहता है एमपी, एमएलए, पंचायत, भाई ये तो गवर्नमेंट
के दामाद है, ये जो भी पब्लिक सर्विस देंगे इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में ड्यूटीज परफॉर्म बाय पर्सन एट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन दैट कैपेसिटी, मतलब क्या, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ओके ऑफ द स्टेट, या फिर सीएनएजी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, कोई बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंट किया गया, अब गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, ये जो है यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट के, ये तो पोस्ट दी गई है, तो उनका उसको ऑनररी अमाउंट मिलता है। तो अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लगाया गया जिसका उनको ऑनररी अमाउंट मिल रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, समझा कि नहीं समझा? उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और डायरेक्टर ऑफ बॉडी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कोई बॉडी होगी, कमिटी होगी, ओके, या बोर्ड होगा, और उसके ऊपर कोई पर्सन को एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया, एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, तो उसके ऊपर यहाँ पे उनको जो ऑनररी अमाउंट मिलता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। गवर्नमेंट कहती है कि जाते जाते जीएसटी मत लगा, मतलब फ्यूनरल करते वक्त बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे जगह दी जाती है, शमशान में शेड दिया जाता है, उसके चार्जेस लगते हैं, लकड़ियाँ दी जाती है, उसके चार्जेस लगते हैं। तो जो आपको शमशान में स्पेस दी गई, ओके, उसके बाद में जगह दी गई जलाने के लिए या मॉर्चुरी गाड़ने के लिए, वॉट एवर इट में भी जगह दी गई, तो ऐसे केस में जो भी पर्सन जो होगा, ओके, अगर फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी सर्विसेज जो है उसको दिया जा रहा है, तो वो सर्विस के इवन दो चार्जेस हो गए पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट को अफेक्ट होगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज की अगर बात करें तो ओके, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे डेथ होने के बाद घर से लेके तो शमशान तक यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में ये ख्याल दो, सेल ऑफ लैंड, ख्याल रहे, लैंड अगर सेल होती है या सेल ऑफ बिल्डिंग होगी, सेल ऑफ लैंड होगी या सेल ऑफ बिल्डिंग होगी, तो लैंड और बिल्डिंग अगर सेल होती है तो उसके केस में जीएसटी नहीं आता है। पर ख्याल रहे, ये बेनिफिट सिर्फ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग को दिया गया है। ओके, अब बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग में मैं एक थोड़ा स्पेसिफिक आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आगे मैं पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 समझा होगा, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले, आपने पढ़ा होगा और याद होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर एडवांस बुकिंग की गई तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाता है। हाँ, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट है और डायरेक्ट सेल डीड बन रही है, एग्रीमेंट टू सेल नहीं बन रहा है, डायरेक्ट सेल डीड बन रही है जिसमें आपकी बिल्डिंग सेल की गई है ओके, आपकी सेल डीड बन रही है जिसमें बिल्डिंग सेल की गई है, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाता है। सॉरी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, एडवांस बुकिंग पे जीएसटी आएगा, पर बिल्डिंग ऑफ सेल, सेल डीड बन रही है, जीएसटी नहीं आएगा। इसलिए ओके, मैंने 3 पैरामीटर यहां बनाए। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ओके, सप्लाई नहीं बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेंटिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ, पर लैंड एंड बिल्डिंग की अगर रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ओके, वो सर्विस बोली जाएगी। और सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, तो वो भी सप्लाई बोला जाएगा। अब इसमें क्लैरिफिकेशन जो आप अच्छे से पढ़ के जाना, भाई कौन सा क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। ओके, सेल ऑफ लैंड इधर आफ्टर एज इट इज और आफ्टर डेवलपमेंट। बहुत सी बार क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, प्लॉटिंग करते हो, प्लॉटिंग में आप लेवलिंग, ओके, या ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन डेवलप करके बेचते हो, प्लॉट बेचते हो। तो अगर आपने डेवलप करके भी बेचा तो भी वो सेल ऑफ लैंड ही माना जाएगा, और जो डेवलप करके बेचा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इवन तो आपने डेवलप करके बेचा होगा पर अल्टीमेटली सेल ऑफ लैंड ही है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसके बाद में हम देखेंगे पैरा 6। ये पैरा 6 क्या कहता है, देखो यहाँ पे, ये पैरा 6 यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। हाँ, ये एक अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट में उन्होंने क्या कहा, अमेंडमेंट में ये कहा कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा, आई रिपीट, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो वो जीएसटी में आएगा। तो अमेंडमेंट क्या हुई, पहले सिर्फ यहाँ पे लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग थी, तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को हटा दिया गया और वहां पे एक वर्ड लाया गया, और वो वर्ड लाया गया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ओके, तो अब मैं पॉइंट नंबर 1 आपको समझाऊंगा। एक्शनेबल क्लेम जहां तक देखा जाए तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में आता है, इसलिए एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना जाता है। लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा। अभी उन्होंने कहा कि हम कुछ एक्शनेबल क्लेम स्पेसिफाई करेंगे, और वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे ही जीएसटी आएगा। तो अब उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाइड, अगर ऊपर वाले पेज पे जाते हो तो उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन दिया हुआ है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का क्या डेफिनेशन दिया है उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, ओके, पढ़ के जाना। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ओके, बेटिंग,
कैसीनो ऐड कर दिया, गैमलिंग पहले था, हॉर्स रेसिंग ऐड कर दिया, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। ध्यान रखना, ऑनलाइन गेमिंग नहीं, ऑनलाइन मनी गेमिंग जिसमें पैसा लगाया जा रहा है। तो पहले क्या था, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग तीन ही थे। अब उन्होंने स्कोप बढ़ा दिया और ये कह दिया कि इंडिया में अब जो कैसीनोस पर खेला जाएगा, ओके, उस पर जीएसटी आ जाएगा। हॉर्स रेसिंग पे जो खेला जाएगा उस पर जीएसटी आएगा, वो भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा। उसके बाद में ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो बहुत सी बार ओके यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग पैसा लगाते हो, ओके, तो ऐसे बहुत से ऐप मिल जाएंगे आपको जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग है, ओके, जिसमें पैसा लगाते हो, पैसा जीतते हो, क्रिकेट वाले ऐप बहुत सारे हैं। तो ऐसे केस में ऑनलाइन मनी गेमिंग होगा, तो जो पैसा आप लगाते हो उसके ऊपर अब जीएसटी आएगा, अब जीएसटी आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी लाया गया। ओके, वाह भाई साहब वाह, मजा आ गया। ओके, तो यहाँ पे ख्याल रखना, अमेंडमेंट ये हुई कि पहले सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग तीन एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल थे, अब इन्होंने कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर भी जीएसटी लाया था। अब न्यूज़ सुनी होगी तो बीच में बहुत बवाल हुआ, अभी भी इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन पेंडिंग है कि ये सर्विस है या नहीं है। पर वॉट एवर इट में भी भाई साहब, अभी हम उसके ओर ध्यान नहीं देंगे, अभी तो एग्जाम पर्पज के लिए यही लिखेंगे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है इसके ऊपर जीएसटी आएगा। चलो डन 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 डन। तो हमने ये देखा यहाँ पे, ओके, छह पैराज हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट बेटा, एंट्री नंबर 7 एंड एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 7 और एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 7 क्या कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस, a non-taxable territory to another place in a non-taxable territory without such goods entering into India। मतलब अगर सप्लाई आपका बाहर के बाहर हो, यानी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो, और ट्रांजैक्शन इंडिया के थ्रू रूट हुआ हो, अगर ट्रांजैक्शन इंडिया के थ्रू रूट हुआ हो, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे कि परचेस किया मैंने यूएस से और सेल किया जापान, सुनना, परचेस किया यूएस से और सेल किया जापान, तो अगर बाहर के बाहर गुड्स का सप्लाई हुआ होगा, इवन दो परचेस और सेल इंडिया में हुई, पर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगा, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे ओके, एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8 क्या कहता है, तो एंट्री नंबर 8 ये कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, टू एनी पर्सन फ्रॉम द वेयर हाउस, मतलब अगर कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से आपने अगर कोई गुड्स ओके सप्लाई किया, तो जैसे सप्लाई वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन, तो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से आपने अगर सप्लाई किया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो वेयर हाउस सेल पे जीएसटी नहीं आएगा। और एंट्री नंबर 8 बी, ओके, एंट्री नंबर 8 बी जो कह रहा है कि अगर आपने ट्रांजिट सेल किया, ट्रांजिट सेल किया मतलब हाई सी सेल किया, यानी इंडिया में क्लियर होने के पहले अगर आपने ट्रांजेक्शन किया होगा, तो इंडिया में क्लियर होने के पहले अगर आपने ट्रांजेक्शन किया होगा तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा, जिसको हम हाई सी सेल कहते हैं। बिफोर क्लियरेंस अगर इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और ये जो है यहाँ पे एंट्री नंबर 7 और 8 फाइनेंस एक्ट 23 कहता है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। आई रिपीट, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लिया जाएगा। ओके, ये फाइनेंस एक्ट 23 कहता है। ओके, तो ये हमने देखा कि यहाँ पे एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 8 ओके, बाहर के ट्रांजेक्शन्स के लिए कवर किया है, या वेयरहाउस कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस सेल के लिए कवर किया है, या हाई सी सेल बिफोर क्लियरेंस इन इंडिया, अगर ऐसे ट्रांजेक्शन्स इंडिया में होते हैं तो उसके वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। और फाइनेंस एक्ट 23 में जस्ट इतना कहा है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब ये 1 जुलाई 2017 से ही अप्लीकेबल हुआ, ये माना जाएगा। उसके बाद में सेक्शन 72 बी, सेक्शन 72 बी जो है, गवर्नमेंट अपनी ही सर्विसेज कुछ नोटिफाई करेगी जो सप्लाई नहीं कही जाएगी, जैसे आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W। आई रिपीट, आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W। ओके, जैसे पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, और एनी अदर सर्विस ग्रांटिंग लिकर लाइसेंस, ओके, लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, यस, ओके, लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाए। एक बार ख्याल रहे, उन्होंने सिर्फ लिकर लाइसेंस को बेनिफिट दिया है, अदर लाइसेंस को नहीं। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट अदर लाइसेंस दे रहे हैं, माइन के लाइसेंस ले रहे हैं, नेचुरल यहाँ पे रिसोर्सेज के लाइसेंस दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, सिर्फ ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट की पंचायत की एक्टिविटी या म्यूनिसिपैलिटी की एक्टिविटी आर्टिकल 243G में या 243W में, या लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा। चलिए, तो ये हमने देखा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो शेड्यूल 2 था कि कुछ एक्टिविटी को सप्लाई नहीं बोला जाएगा। और आपको मेरा याद होगा तो मैंने इसकी एक मेमोरी टेक्निक बना के दी थी। ओके, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो। ओके, मेमोरी टेक्निक एक स्टोरी लाइन थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, याद आ रहा है, दोनों कोर्ट में गए, इस स्टोरी लाइन पे पूरे पैराज याद हो जाते हैं। दोनों कोर्ट में गए, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, मतलब यहाँ पे एमपी एमएलए की सर्विसेज, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का रिजल्ट आने के पहले चल बसे,
याद आ रहा है आपको? यस, फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमेटोरियम। ओके, पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था, जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में जीती गई थी, जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इस बार लाया गया। और फिर एंट्री नंबर 7 और 8, ओके, अगर ट्रांजेक्शन बाहर के बाहर होता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाता है, या फिर कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस का सप्लाई होगा, या फिर यहाँ पे हाई सी सेल सप्लाई होगा जो इंडिया में क्लियर होने के पहले होगा, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। इस तरह से हमने यहाँ पे शेड्यूल 3 को कंप्लीट किया। तो ये पूरा अब सप्लाई सामने आ गया। कब सप्लाई बोला जाएगा? 71A, 71AA, 71B और 71C, मतलब शेड्यूल 1, इसमें आता होगा तो सप्लाई, नहीं तो सप्लाई नहीं। और से कुछ एक्टिविटी सप्लाई के बाहर रहेगी जो हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये चार्ट इतना सुपर्ब है कि ये चार्ट में आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, रियली बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। डन 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 डन, यस सर, समझ में आ जाएगा। यानी इतना जबरदस्त फ्लो लगेगा कि आप थोड़ा एक बार ट्राई करना, इतना जबरदस्त फ्लो लगेगा कि 30-40 पेजेस एक चार्ट में खत्म हो गए। चलो भाई साहब, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 का जन्म होता है सेक्शन 71A से, 71 कैपिटल ए से। शेड्यूल 2 क्या कहता है? शेड्यूल ये कहता है कि अगर आपकी एक्टिविटी सप्लाई हो चुकी है, सुनना, आपकी एक्टिविटी सप्लाई हो चुकी है, अब प्रॉब्लम ये नहीं कि सप्लाई है या नहीं है, इट्स अ सप्लाई, पर वो सप्लाई गुड्स का है या वो सप्लाई सर्विस का है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है इसलिए जरूरी है बेटा कि समझ लो आप जो है यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बना रहे हो। ओके, ये आप टैक्स इनवॉइस बना रहे हो, सॉरी, अब कोई टैक्स इनवॉइस ले लेते हैं। हाँ, समझ लो कोई ये आपका टैक्स इनवॉइस है, सप्लायर है, ओके, XYZ लिमिटेड, उसका जीएसटी नंबर, ओके, रिसिपिएंट है मैं रिसिपिएंट हूँ। अब वो जो सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई का HSN कोड देना पड़ता है, क्योंकि उसके बेस पर आपको जीएसटी रेट रहते हैं। तो आपके सप्लाई किस में क्लासीफाई हो गए, गुड्स में हो गए या सर्विस में हो गए, क्योंकि रेट्स अलग अलग है। ओके, तो आपका क्लासिफिकेशन सप्लाई तो है, जीएसटी आएगा, ये कंफर्म है, लेकिन गुड्स का है या सर्विस का है। ओके, रेट्स के लिए, एग्जम्पशंस के लिए, उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, यहाँ पे फिर पिक्चर में आता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ध्यान सुनना, शेड्यूल 2 ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी है, और ये एक्टिविटीज, हाँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी है, अगर ये एक्टिविटी आप करते हो तो वो क्लासिफाई करता है आपका सप्लाई, वो सप्लाई गुड्स का होगा या वो सप्लाई सर्विस का होगा। जैसे ओके, ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी सभी, लेकिन मैं समझा देता हूँ। पहला, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, और ट्रांसफर ऑफ फ्यूचर टाइटल, हायर परचेज। जब आप किसी को गुड्स दे रहे हो, समझ लो ये आपका गुड्स है, और ये गुड्स किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर करते वक्त टाइटल देते हो, ओनरशिप जा रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई गुड्स का है, और उसको HSN कोड, यानी ओके, गुड्स का कोड गुड्स का लगेगा, गुड्स के रेट लगेंगे। अगर चलो अभी टाइटल नहीं दे रहे हो, लेकिन फ्यूचर टाइटल दे रहे हो, एग्जाम्पल है हायर परचेज, तो वो भी सप्लाई गुड्स माना जाएगा। लेकिन आप गुड्स के टाइटल नहीं दे रहे हो, आप गुड्स के राइट्स दे रहे हो, राइट्स इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये गुड्स भाड़े पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, आप चेयर रेंट पे दे रहे हो, कैमरा रेंट पे दे रहे हो, या जो भी आप रेंट पे दे रहे हो, और वो भाड़े पे दे रहे हो, ओके, और उसके ओनरशिप नहीं जा रही है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, ओके, तो अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जो मैं रेगुलर बैच में लेता हूँ। देखो बेटा, ओके, अनडिवाइडेड शेयर का एक एग्जांपल मैंने लिया था कि मैं हॉस्टल में रहता था, और हमने तीनों जन मिलके एक हॉट वाटर कॉइल जो पानी गर्म करता है वो हमने लाया था, और के तीनों पार्टनर थे हम रूम में, और तीनों ने मिलके लाया था। 150 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया था, और 450 रुपये का हमने लाया था उसमें का। अब वो जो हॉट वाटर कॉइल हमने लाया था, उसमें 3 लोगों का शेयर था। ओके, 3 लोगों का शेयर था, तीनों ने कॉन्ट्रीब्यूट करके हमने लाया था, क्योंकि भाई हॉस्टल में पानी गर्म कैसे करें। अब उसमें का एक पार्टनर जा रहा है, एक पार्टनर जा रहा है, तो वो उसने कहा कि मैं ये कॉइल लेके जाता हूँ। मैंने कहा हाथ तो लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ तेरा शेयर नहीं है, हमारा भी शेयर है, अनडिवाइडेड शेयर है, अब उसको तोड़ तो नहीं सकते, अनडिवाइडेड शेयर है, तो हाथ तो लगा, झगड़ा हो गया। फिर मैंने उसको समझाया कि एक काम कर, जब नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर से हम 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ ले लेंगे और तेरे को ट्रांसफर कर देंगे, तो अपना अनडिवाइडेड शेयर गुड्स का ट्रांसफर कर देना। तो नया पार्टनर आया, उससे हमने 100 रुपीज़ लिए और इसको दिए, तो इसको जो 100 रुपीज़ मिले फॉर ट्रांसफरिंग द अनडिवाइडेड शेयर, क्या ये सेल ऑफ गुड्स बोला जाएगा? नहीं, ये सप्लाई ऑफ सर्विस बोली जाएगी, और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। समझा कि नहीं समझा? बोलिए सर, यस सर, समझ में आ गया। अब इसके बाद में थोड़ा ये बात समझना,
ओके, ये अनडिवाइडेड शेयर जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, सुनो ध्यान से, ये अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर कर रहे हो। आज बड़ी बड़ी ज्वाइंट वेंचर जेवी में मशीनरीज कॉमन ली जाती है, 2 मेंबर के शेयर होते हैं, या बहुत सी बार 2-3 लोग मिलकर कोई गुड्स लेते हैं, तो उसमें अनडिवाइडेड शेयर होता है। जब कोई अपना शेयर शिफ्ट करता है किसी और को गुड्स का, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ओके, अरे याद आया कि नहीं आया? याद आया? ओके, तो चलिए, ये था यहाँ पे पैरा 1। तो कब कॉन्ट्रैक्ट गुड्स के कहना, कब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के कहना। सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग ये एक्सक्लूडेड है, पर अगर ओके लैंड एंड बिल्डिंग लीज पे, टेनेंसी पे, इजमेंट पे, लाइसेंस पे लैंड दी गई तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, या बिल्डिंग आपने लीज और लेटिंग पे दिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ये पैरा 2 कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग के यहाँ पे सेल के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के लीज, टेनेंसी, इजमेंट, लाइसेंस वगैरह होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। उसके बाद में तीसरा, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। सॉरी बेटा, ओके, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। अब अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट समझ लो, कोई दूसरा आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कोई आईपैड आपको दे रहा है और आप इसके ऊपर रिपेयर प्रोसेस कर रहे हो, रिपेयर करके आप दे रहे हो, इवन दो आप गुड्स दे रहे होगे प्रोसेस करके, लेकिन गुड्स आपका नहीं है, किसी अनादर पर्सन का गुड्स है। तो किसी अनादर पर्सन, जैसे हमने फर्नीचर प्रोवाइड किया और वो पॉलिशिंग करके दे रहा है, तो इवन दो वो गुड्स हमें वापस कर रहा है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का नहीं बोला जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट उस गुड्स पे ट्रीटमेंट या कुछ प्रोसेस की गई, ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई किया जाएगा। इसलिए जब भी आपको सुनना, यहाँ पे जब भी आपको कोई गुड्स मिले या जब भी आपको सर्विसेज मिले, ओके, जब भी आपको कोई गुड्स मिले या सर्विसेज मिले जिसके ऊपर जस्ट आप प्रोसेस कर रहे हो पर मेन गुड्स किसी और का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का बोला जाएगा। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। तो आपकी बिजनेस असेट अब आपने ट्रांसफर की होगी, हो सकता है फॉर कंसिडरेशन की होगी, बिजनेस असेट है, फॉर कंसिडरेशन की होगी तो सप्लाई है, या फिर आपने विदाउट कंसिडरेशन की होगी पर आईटीसी लिया होगा तो सप्लाई है। तो सप्लाई है ये क्लियर हो गया, लेकिन वो गुड्स का बोला जाएगा या सर्विस का। तो अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर किया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, और आपने अगर टेम्पररी यूज करने दिया अदर देन फॉर बिजनेस तो सर्विस बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो आपका स्टॉक पड़ा है आपकी बाइक में और ये बंदे का बेटा नालायक है, ओके, एक अब हाँ बिजनेस असेट है और ये बंदे का बेटा बाइक उठा के परमानेंटली घर पे लेके गया। तो अगर बिजनेस का कोई गुड्स परमानेंटली घर पे चले गया तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, ओके। और अगर ये बिजनेस का गुड्स टेम्पररी कोई लेके जाता है अदर देन फॉर बिजनेस, डबल सीट बैठा के, तो टेम्पररी फॉर बिजनेस होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। तो इन शॉर्ट बिजनेस की कोई भी असेट, ये तो कॉमेडी एग्जांपल था, बिजनेस की कोई भी असेट अगर आप परमानेंट शिप करते हो और वो सप्लाई होगा तो गुड्स का, और टेम्पररी शिप करते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस का। अरे भाई ओके, समझा कि नहीं समझा? ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे क्लॉज सी में कवर होता है। ये नोट क्या कहती है? इफ एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन देन गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस असेट शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड अनलेस। अब देखो ये बड़ी खतरनाक क्लॉज है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एक चक्रव्यूह है, मतलब रजिस्ट्रेशन लेना तो आसान है लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाहर निकलना ओके बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे वर्ड क्या कहा है उन्होंने? वर्ड क्या है कि सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब आपने डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ध्यान से सुनना, आपने डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया या रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, तो ये चक्रव्यूह इतना खतरनाक है कि अगर इंडिया में जीएसटी का कोई भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है या डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है यानी सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन होता है, तो उस दिन उसके असेट में जो भी गुड्स होगा वो सप्लाई मान लिया जाएगा। भाई साहब उसने सेल नहीं किया, सेल नहीं किया पर डीम टू बी सप्लाई मान लिया जाएगा, उसने सेल नहीं किया पर डीम टू बी सप्लाई मान लिया जाएगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसलिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के पहले 10 बार सोचना कि आपके बिजनेस में जो भी असेट पड़ी होगी वो सप्लाई मान लिया जाता है, अनलेस बिजनेस इज ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल कर रहे हो क्योंकि आपने बिजनेस बेच दिया और कोई चला रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका असेट पे जीएसटी नहीं आएगा, या आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है, ओके, यानी बिजनेस चलना चाहिए, रुक गया, ओके, अगर वो रुक गया तो और आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो बिजनेस में जितने भी असेट होगी उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। लेकिन आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ओके, हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो वो केस में यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा आपके बिजनेस असेट पे। तो चलो ये हमने पैरा 4 देखा।
अब आ जाओ पैरा 5 पे। यस बेटा बताओ, अच्छे से समझ में आ रहा है? जस्ट मिनट में पानी लेके आता हूँ, 1 मिनट बेटा, ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा है आपके? चलो अब आते हैं पैरा 5। पैरा 5 में वो क्या कहते हैं? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस बोले जाएंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोले जाएंगे। पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर या ओके इंटेंडेड फॉर सेल टू द बायर बट। हाँ अब समझ लो, अगर कोई बिल्डर, देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी कब आता है? अगर कोई बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इंटेंडेड फॉर सेल, यानी एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ओके एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये इंटेंडेड फॉर सेल जो बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। यानी आपने कोई फ्लैट खरीदा और आपने फ्लैट एडवांस बुकिंग में खरीदा, आपने कोई शॉप खरीदी, ऑफिस खरीदा और एडवांस बुकिंग में खरीदा, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। बट इन फॉलोइंग केस it shall not be treated as supply। कौन सा? when entire consideration has been received after completion certificate or first occupation whichever is earlier। मतलब क्या? लेकिन अगर आपका entire consideration जो है, आपने कोई फ्लैट खरीदा, ऑफिस खरीदा, शॉप खरीदा और जिसमें आप पैसा कंप्लीशन के बाद दे रहे हो, पैसा कंप्लीशन के बाद दे रहे हो, तो वो केस में बेटा जीएसटी नहीं आएगा, वो सेल ऑफ बिल्डिंग बोला जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन के पहले यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर आपने बुक किया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे समझ लो, आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो 4th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे, या शॉप खरीद रहे हो, ओके वो फ्लैट की वैल्यू है 80 लाख रुपीस। अब 80 लाख में आपने कंप्लीशन के पहले, ओके बिफोर कंप्लीशन आपने 40 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया एडवांस में, और 20 लाख आफ्टर कंप्लीशन दिया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने पहले 1 रुपया भी दे दिया ना तो आपके ऊपर जीएसटी आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू 80 लाख मानी जाएगी। सुनिएगा, यहाँ पे वैल्यू 80 लाख मानी जाएगी और टोटल 80 लाख पे यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा भाई साहब, टोटल 80 लाख पे जीएसटी आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल, अगर आपने पहले 1 रुपया भी दे दिया, तो 1 रुपया भी पहले दे दिया तो भी जीएसटी आ जाएगा। जीएसटी कब नहीं आएगा? ओके जब आपने एंटायर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी आफ्टर दिया, तो वो केस में आपके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये समझ में आएगा आपको? ये समझ में आया क्या आपको? प्लीज बताओ। ओके तो ये था यहाँ पे बुकिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के पहले अगर आपने 1 रुपया भी दे दिया तो जीएसटी आएगा। जीएसटी बचाना है तो फिर कंप्लीशन होने के बाद खरीदो तो वो सेल ऑफ बिल्डिंग मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। उसके बाद में टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जैसे कॉपीराइट्स है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, और आपने किसी को टेम्पररी दिया जिसका रॉयल्टी लिया, तो अगर आपने टेम्पररी दिया और उसका रॉयल्टी लिया होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वो जो रॉयल्टी मिला होगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। नहीं ऐसा क्यों? ओके उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा अगर टेम्पररी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने दिए। उसके बाद में डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग, जस्ट मिनट बेटा, हाँ उसके बाद में मैं बता देता हूँ। डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग, एडॉप्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, डेवलप करके दे रहे हो, प्रोग्राम करके दे रहे हो, ओके एडॉप्टेशन उसमें करके दे रहे हो, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन यहां पे ख्याल रखना कि अगर आपने प्री पैक सॉफ्टवेयर यानी रेडी सॉफ्टवेयर दिया, आई रिपीट प्री पैक सॉफ्टवेयर यानी रेडी सॉफ्टवेयर दिया, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। सर्विस कब बोला जाएगा? जब आपने सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करके दिया, उसके हिसाब से डेवलप करके दिया, डिजाइन करके दिया, प्रोग्रामिंग करके दिया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। हाँ लाइसेंस ऑफ प्री पैक सॉफ्टवेयर, जैसे लाइसेंस फीस होती है, की होती है, जैसे हम आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं उसकी की लगती है 200 रुपए 300 रुपए, तो वो लाइसेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। नाउ नेक्स्ट,
एग्रीइंग टू बी ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ओके, और टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट। मतलब क्या है कि अगर कुछ ना करने का भी पैसा मिलता है, कुछ न करने का भी पैसा मिलता है कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा, 50 लाख लूंगा। जैसे ओके, एक जगह समझ लो हमारे कि जो पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट है, वाइन की शॉप वहाँ पे चालू हो रही है। हम गए उसके पास, भाई मत लगा वाइन की शॉप। तो वो कह रहा है ठीक है नहीं लगाऊंगा, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। ओके भाई, स्टूडेंट आते हैं, वाइन की शॉप कहाँ लगा रहा है तू यहाँ पे? तो वो कहता है कि नहीं मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। तो कुछ न करने का पैसा लिया। ओके, कोई यहाँ पे गुंडा है, हाँ लीगल हो या इलीगल हो, कोई गुंडा हो, हमने कहा देख भाई ऐसा मत करना, मैं 50 लाख रुपए दूंगा, कोई यहाँ एक्टिविटी मत करना। ओके, हमारे यहाँ शादी है वैसे, कुछ न करने का, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, या कुछ टॉलरेट करने का पैसा लिया, तो वो सिचुएशन में वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। ओके, उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देखे पैरा 5 में जो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। अब आ जाओ पैरा 6 में। पैरा 6 एक इंपॉर्टेंट पैरा है। पैरा 6 एक इंपॉर्टेंट पैरा है। तो ये क्या कहता है? दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट मिनट, एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रेस्टोरेंट कैटरिंग और अदर सर्विस। दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपोजिट है, जिसमें गुड्स भी है और सर्विस भी है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स भी है और सर्विस भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, गुड्स कितना भी डोमिनेंट हो। अभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, फिटिंग आउट, रिनोवेशन, फैब्रिकेशन, इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत सी बार एक कॉन्ट्रैक्टर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, जिसमें गुड्स भी उसका, सर्विस भी उसकी। रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, जिसमें गुड्स भी उसका, सर्विस की होगी। उसको वर्क कंप्लीट करके देना है और उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया। अगर उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा जो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स प्लस सर्विस का है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। दूसरा यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैटरिंग और एनी सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर फूड ड्रिंक इज सप्लाइड। मतलब रेस्टोरेंट हो, कैटरिंग हो या कोई भी सर्विस जहाँ ओके फूड सप्लाई हो रहा है, ड्रिंक सप्लाई हो रहा है अदर देन अल्कोहल, उसमें फूड कितना भी एलिमेंट हो, पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स प्लस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट है, बंडल है, कंपोजिट सप्लाई है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। तो इस तरह से हमने शेड्यूल 2 देखा और शेड्यूल 2 में हमने क्लासिफिकेशन देखा कि कब आपका कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स में जाएगा और कब आपका कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो? वेरी गुड। चलो उसके बाद में यहां तक समझाओगा, शेड्यूल 2 समझाओगा तो जोर से लाइक ठोको। ओके देखो, ये मैं आपको कह देता हूं, ये रिवीजन है बेटा। अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैं लॉजिक बताऊं क्यों आया, तो भाई साहब फिर आपको जो है मेरा एग्जाम ओरिएंटेड या रेगुलर बैच लगाना पड़ेगा। ओके, ये रिवीजन है, इसमें मैं एक्सपेक्ट करके आता हूँ कि आपने पढ़ा होगा और मैं आपको पूरा ब्रशअप करके दे रहा हूँ। ओके, या फिर ओके आपको लिंक लगा के दे रहा हूँ सो दैट आप कनेक्ट हो जाओ सब्जेक्ट से और फटाफट रिवीजन कर लो। यस और नो? बेटा रिस्पॉन्स देने का अभी क्वेश्चन एंटरटेन हम एंड में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब लाइव तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ये क्या कोई क्वेश्चन हुआ? ओके, मैं जो है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब यहां पे ये तो हमने देखा यहां पे शेड्यूल 2। उसके बाद में हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या है? अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होगा, नीचे डेफिनेशन दी है, तो अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होगा जिसमें 2 और मोर सप्लाईज होगी, तो वो प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे बहुत सी बार एग्जांपल लो, मोबाइल विथ चार्जर। अब मोबाइल विथ चार्जर ये बंडल सप्लाई है। ओके, तो कंपोजिट सप्लाई गुड्स प्लस गुड्स के हो सकते हैं, कंपोजिट सप्लाई सर्विस प्लस सर्विस के हो सकते हैं, सर्विस प्लस गुड्स के हो सकते हैं। तो कोई भी मतलब 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई है। ओके, और वो जो कंपोजिट सप्लाई है तो इसमें इसका क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि ये गुड्स का रेट अलग हो सकता है, ये गुड्स का रेट अलग हो सकता है, ये सर्विस का रेट अलग हो सकता है, ये सर्विस का रेट अलग हो सकता है। ओके, लेकिन आपने कंपोजिट करके दिए,
सुनिए ध्यान से, आपने कंपोजिट करके दिए, तो अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होगा तो उसमें जो मेन सप्लाई होगा उसका रेट लगेगा पूरे बंडल को। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं महाराष्ट्र में, ओके, वड़ा पाव विथ मिर्ची एंड चटनी। अब ये बंडल दिया जा रहा है, वड़ा है, पाव है, वड़ा पाव है और उसके साथ चटनी मिर्ची दिया जा रहा है, एक बंडल बना के दिया जा रहा है। तो अज्यूम करो कि वड़ा पाव के लिए रेट अलग है, मिर्ची के लिए रेट अलग है, चटनी के लिए रेट अलग है, पर ये अगर बंडल में दिया जा रहा है तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई इसमें जो है वड़ा पाव, तो पूरा बंडल वड़ा पाव माना जाएगा। मोबाइल विथ चार्जर, मोबाइल विथ चार्जर में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? मोबाइल है, तो अगर मोबाइल प्रिंसिपल सप्लाई है तो पूरा सप्लाई मोबाइल का माना जाएगा। लैपटॉप विथ चार्जर, पूरा सप्लाई लैपटॉप का माना जाएगा। तो आपका पूरा सप्लाई जो है उसमें क्लासीफाई होगा जो प्रिंसिपल है। फिर प्रिंसिपल का रेट 18 होगा तो 18, प्रिंसिपल का रेट 28 होगा तो पूरा बंडल 28 में। अगर प्रिंसिपल का रेट जो है यहाँ पे एग्जम्प्ट होगा तो एग्जाम वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आप बोर्डिंग स्कूल है, आपकी बोर्डिंग स्कूल में एजुकेशन प्लस लॉजिंग प्लस कैटरिंग है, 3 का बंडल दे रहे हो, तो बोर्डिंग स्कूल आपसे 5 लाख रुपए ले रही है, जिसमें एजुकेशन फीस भी आ गई, लॉजिंग भी आ गया और कैटरिंग भी आ गया, सब मिला के आपको जो 5 लाख लगाए जा रहे हैं। तो अब इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई एजुकेशन है और ये कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है। ओके, तो यहाँ एजुकेशन है तो एजुकेशन एग्जम्प्ट है, तो पूरा सप्लाई एग्जम्प्ट मान लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई में आता है तो प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई किया जाएगा और उसका रेट लगाया जाएगा। लेकिन अगर आपका सप्लाई मिक्स सप्लाई होगा, सुनिए, आपका सप्लाई अगर यहाँ पे मिक्स सप्लाई होगा कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाईज, तो वो सिचुएशन में हाईएस्ट रेट, उसमें जो हाईएस्ट रेट होगा वो लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ओके, कंपोजिट सप्लाई कब बोला जाएगा उसकी डेफिनेशन लर्न करके जाना। 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज नेचुरली बंडल्ड इन कंजंक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब एक या एक से ज्यादा, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई का बंडल है और वो नेचुरली बंडल्ड है। वो नेचुरली बंडल्ड है मतलब जैसा आपका और मेरा, मैं आपको अगर क्लास दे रहा हूं तो क्लास के साथ नोट्स मिलेगी, ये नेचुरली बंडल्ड है। ओके, आप एक्सपेक्ट करते हो, बायर एक्सपेक्ट करता है, ये बंडल दिया जाता है, लैपटॉप के पास साथ चार्जर दिया जाएगा, नेचुरली बंडल है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड, तो उसे कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा। और इस टाइप का सप्लाई होगा तो उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसमें क्लासीफाई होगा। और मिक्स सप्लाई मतलब नेचुरली बंडल नहीं है। ओके, नेचुरली बंडल नहीं है, तुमने बंडल बनाया हुआ है, जैसे दिवाली गिफ्ट समझ लो, तो ये दिवाली गिफ्ट ये कोई नेचुरली बंडल नहीं होता है। ओके, ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर तुम गिफ्ट पैक बेच रहे हो जिसमें हो सकता है एक 12% है, एक 28% है, ओके, ये एक या 5% है, और इसमें एक शैम्पू जो है 28% है, ओके, और कोई यहाँ पे 18% है, 18% है। पर अगर आपने ऐसा बंडल बनाया होगा और जिसकी सिंगल प्राइस लगाई होगी, एक ही प्राइस लगाई होगी, अलग अलग नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी सिंगल प्राइस होगी और एक ही बंडल बनाया होगा, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें जो इसका हाईएस्ट रेट होगा, शैम्पू का रेट हाईएस्ट रेट है, तो पूरा बंडल शैम्पू का माना जाएगा और पूरे बंडल को 28% लग जाएगा अगर इसकी सिंगल प्राइस होगी। सर अगर मैं सिंगल प्राइस नहीं, अलग अलग आइटम की अलग अलग प्राइस लगाई होगी, अगर अलग अलग आइटम की अलग अलग प्राइस लगाई होगी तो वो सिचुएशन में जहां तक है यहाँ पे फिर इंडिविजुअल रेट रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ओके, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, हाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे रिलायंस फ्रेश पुणे ने टैक्स इनवॉइस बनाया, ओके, और किसी के नाम का बनाया, और यहाँ पे हर आइटम का गिफ्ट किट बनाई जिसमें कैन एंड फूड अलग रेट दिया है, स्वीट्स अलग रेट दिया है, चॉकलेट अलग रेट दिया है, केक अलग रेट दिया है, ड्राई फ्रूट्स अलग अलग रेट्स दिए और इसका प्राइजेस भी अलग दिए। अगर प्राइजेस अलग दिए है तो इनके ऊपर जीएसटी भी अलग अलग लगेगा। लेकिन अगर इसका सिंगल प्राइस दिया जाता, समझ लो ये अलग अलग नहीं दिया जाता, सुनो, ये अलग अलग नहीं दिया जाता और एक ही बिल दिया जाता है, एंटायर किट 5000, भाई साहब एंटायर किट 5000 सिंगल प्राइस में होता, अलग अलग नहीं होता, तो फिर जिसका हाईएस्ट रेट है, शैम्पू का हाईएस्ट रेट है, तो हाईएस्ट रेट से जीएसटी आ जाता। तो गवर्नमेंट कहती है सिंगल प्राइस दोगे तो हाईएस्ट लेंगे, अलग अलग दोगे तो अलग अलग रेट लगाएंगे। समझा क्या भाई? ओके, समझा क्या भाई? अगर समझा होगा तो ऐसे केस में हाँ बोलो, समझा होगा तो हाँ बोलो, ये हुई ना बात, या मजा आया ना? तो मिक्स सप्लाई होगा जो, ओके, मिक्स सप्लाई मतलब क्या? तो मिक्स सप्लाई मतलब वो एक साथ दिया जा रहा है, सिंगल प्राइस पे दिया जा रहा है, और वो कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं है, तो वो केस में हाईएस्ट रेट लगेगा। ओके, समझा होगा तो लाइक ठोको जोरदार। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई।
ठीक है, यहाँ पे हमारा सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है खत्म होता है और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस तरह से हमने सेक्शन 7 और 8 देख लिया। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस देख लेते हैं। ओके, फटाफट क्लैरिफिकेशन बता देता हूँ। ओके, क्लैरिफिकेशन ये है कि सवाल ये था कि बहुत सी बार कन्वेंस जो है, ओके, अब ये क्लैरिफिकेशन तो बेटा मैं थोड़ा फास्ट में ही लूंगा, अगर आपको पढ़ने तो फिर रेगुलर बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये समझा देता हूँ। कन्वेंस होगा, ओके, अब देखो आपका कन्वेंस होगा, जैसे ट्रक हुआ, बस हुआ, कार हुआ, और वो कन्वेंस आपका एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है, डीडीपी सप्लाई हो रहा है। तो अगर आपका कन्वेंस एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है तो वो सिचुएशन में कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके दूसरे ब्रांच पे रिपेयर सर्विस होगी तो रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आ जाएगा, या फिर आपका जो कन्वेंस जा रहा है एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स जा रहा है, क्योंकि आपका कन्वेंस सिर्फ फिनिश गुड्स है और वो बेचने के लिए जा रहा है तो जीएसटी आएगा। लेकिन अगर आपका कन्वेंस सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके सर, थोड़ा समझा थोड़ा नहीं समझा, इसके लिए रेगुलर बुक पढ़ लेना, मैं ये जस्ट रिवाइज कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन समझाने में आधी आधी घंटा लेता हूँ भाई। ओके, तो मैं तो यहाँ सिर्फ रिवाइज कर सकता हूँ, अगर आपको क्लिक होता है तो अच्छी बात है। उसके बाद में सेम प्रिंसिपल रिग्स क्रेन को लगते हैं। कन्वेंस के साथ अगर कोई टूल्स और क्रेन जाती है, ओके, तो वो भी अगर डीडीपी ट्रांसफर हो रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन वो रिपेयर के लिए जा रहा होगा तो रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आएगा, रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आएगा। उसके बाद में प्रिंसिपल और एजेंट, ओके, तो ये मैंने कवर कर लिया कि भाई इनवॉइस किसका है। इनवॉइस अगर एजेंट का होगा तो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट। लेकिन अगर इनवॉइस यहाँ पे प्रिंसिपल का है तो जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, ये एक सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट। प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट मतलब क्या, जैसा ये वाला एग्जाम्पल मैं आपका ले लेता हूँ। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल आपका ले लेता हूँ, प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट। समझ लो यहाँ पे एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये आ सकता है एग्जाम में, नेम प्लेट वाला एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ओके यहाँ पे मैं हूँ, ओके यहाँ पे मैं हूँ। अब ये चैरिटेबल मेरे पास आई और सर हमें वॉलंटरी डोनेशन करो, हम स्कूल मान रहे हैं, ओके, हम यहाँ पे स्कूल मान रहे हैं और हमें वॉलंटरी डोनेशन करो। मैंने इनको वॉलंटरी डोनेशन कर दिया और मैंने डोनेशन किया यहाँ पे ओके 50 लाख का, कि चलो भाई ये स्कूल में 2 रूम मेरी होगी। इन्होंने क्या किया, पैसा मैंने दिया, इनको पैसा मिला, वॉलंटरी डोनेशन किया। इन्होंने जस्ट एज अ एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉफी, कुछ याद होगा तो, एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉफी या ग्रेटिट्यूड, जस्ट मेरा नाम लिख दिया, जिसमें मेरे कोई बिजनेस को प्रमोशन नहीं है, जस्ट एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉफी है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉफी है और बिजनेस को कोई यहाँ पे प्रमोशन वगैरह नहीं है, तो ये जो है ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं है। अब एक वर्ड आएगा, ओके, और वो वर्ड आएगा क्विड प्रो क्वो। ओके, मतलब समथिंग इन समथिंग रिटर्न। मतलब क्या, जीएसटी कब आता है, जब आपको पैसा मिला फॉर सम सप्लाई, मतलब आपको पैसा मिला फॉर सम ऑब्लिगेशन, तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना जरूरी है, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना जरूरी है, मतलब क्विड प्रो क्वो होना जरूरी है, तो ही जीएसटी आएगा। समझ लो मुझे पैसा मिला पर मैं कोई ऑब्लिगेशन में नहीं हूं, कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन में नहीं हूं, तो जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, पैसा मिला और उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ करना पड़ेगा तो जीएसटी आएगा। समझ लो मैं बोलता कि नहीं नहीं नहीं, वी स्मार्ट का नाम लगाओ, मेरे बिजनेस को प्रमोट करो, ओके, वहां लोग आएंगे तो वी स्मार्ट का नाम दिखना चाहिए, तो फिर ओके मेरे पे ऑब्लिगेशन आ गया, फिर ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होगा, फॉर जीएसटी आएगा। इसलिए अगर जस्ट नेम प्लेट लगाई जा रही है पर उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्विड प्रो क्वो नहीं है, समथिंग इन समथिंग रिटर्न में नहीं है, तो वो वॉलंटरी डोनेशन पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके, समझा होगा तो 1 टाइप करो, समझा होगा तो 1 टाइप करो। तो ये जो है हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में टेनेंसी राइट्स वाला, टेनेंसी राइट पे जीएसटी आता है, ये आपने पढ़ लेना, टेनेंसी राइट वाला। ओके, हाँ, बुक प्रिंटिंग ब्राउचर, बुक प्रिंटिंग ब्राउचर, ओके, प्रिंटिंग करना, बुक प्रिंट करना, पैम्पलेट प्रिंट करना, ब्राउचर प्रिंट करना, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि मेन कंटेंट किसी और का है बुक का, उसके ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। लेकिन इन्वोलप लेटर कार्ड हम बना रहे हैं और सिर्फ सामने वाले का लोगो यूज कर रहे हैं, पर इन्वोलप मैंने बनाया, लेटर कार्ड मैंने बनाया, प्रिंटेड बॉक्स मैंने बनाया, सिर्फ लोगो यूज कर रहा हूं सामने वाले का, तो ये जो है इसमें मेन कंटेंट गुड्स का है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आते हैं तो यस, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला पार्ट में थोड़ा समझा देता हूँ, ये वाला पार्ट में समझा देता हूँ, ये क्लैरिफिकेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर एंड रिसिपिएंट, थोड़ा ये समझ लो, हाँ, थोड़ा अच्छे से समझ लो, एग्जाम में आया तो ठीक, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा, पर समझ लो। अगर आपकी सर्विस है, सर्विस यानी क्या,
सर्विस यानी एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब गुड छोड़ के अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए गुड छोड़ के अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वो सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। मे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो या मे भी कॉन्ट्रैक्ट पैसिव हो, ये सर्विस होगा, मतलब कुछ ना करना भी सर्विस होगा। सेक्शन 71A क्या कहता है? सेक्शन 71A कहता है कि अगर आपने सप्लाई किया होगा फॉर कंसिडरेशन होगा, उसमें कंसिडरेशन होगा, क्विड प्रो क्वो होगा, मतलब आपका क्लियर एग्रीमेंट है कि मैं पैसा दे रहा हूं तो आप सप्लाई करोगे, या आप सप्लाई करोगे तो मैं पैसा दूंगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। तो सॉरी तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है मतलब क्या कि सप्लाई होगा तो पैसा मिलेगा, या पैसा मिलेगा तो सप्लाई करना पड़ेगा। तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी आएगा। अब हम शेड्यूल 2 पैरा 5E पर बात करते हैं। शेड्यूल 2 पैरा 5E कहता है एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन सॉरी agreeing to an obligation to refrain from an act, to tolerate an act, to do an act, मतलब जस्ट अ मिनट बेटा, ओके वापस आता हूँ, साउंड साउंड नहीं था, वापस आता हूँ। अब देखो वापस आता हूँ, हमने शेड्यूल 2 पैरा 5E में क्या देखा? टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। पर कब सर्विस माने जाएंगे और कब नहीं माने जाएंगे? अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, जैसे एम्प्लॉय कह रहा है कि सर मैं कंपटीशन बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करो, मुझे 50 लाख चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे 50 लाख चाहिए, प्रॉमिस करो, एक्सप्रेस है, इंप्लाइड है, क्लियर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो ये सर्विस है। समझ लो बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है, मेरे यहाँ मटेरियल गिर रहा है। ओके, बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है और मेरे यहाँ मटेरियल, मेरे बिल्डिंग पे मटेरियल गिर रहा है, मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि देख भाई, ओके बंद कर दे रहा कंस्ट्रक्शन, ओके पूरा यहाँ पे मटेरियल कचरा पड़ता है। तो उसने मेरे को 20 लाख रुपए दिए, सर टॉलरेट करो, और मैंने कहा चल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना। ओके, उसने 20 लाख रुपए दिया और कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। ये सेपरेट इंप्लाइड प्रॉमिस है, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, मेन चीज ही वही है। तो फिर इसके ये सर्विस माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है कुछ चीजें कंपेंसेशन होगा, डैमेजेस होगा, हमें देने पड़ते हैं, पर वो डिसाइडेड नहीं है। अब डिसाइडेड नहीं है मतलब क्या? लिक्विडेट डैमेजेस। जैसे मैंने रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया और रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने विद इन टाइम कंप्लीट नहीं किया, हाँ मेरा परफॉर्मेंस था रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और वो विद इन टाइम कंप्लीट नहीं किया, इसलिए मुझे कंपेंसेशन देना पड़ रहा है। तो या ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल तोड़ा, सिग्नल तोड़ा, पहले से प्रॉमिस नहीं था, पहले से एग्रीड नहीं था कि सर आरटीओ का आपने कहा मैं आऊंगा सिग्नल तोड़ूंगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करो और पैसा लेना मेरे से। नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने आपसे फाइन ली, चार्जेस लिए, वो मियरली एन इवेंट है, जो अग्रीड नहीं थे, बस कोई कोर्स में एक इवेंट आ गया जिसकी पेनल्टी लग गई, जिसकी फाइन लग गई, जिसका आपको कंपेंसेशन लग गया, तो वो सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर आपको टॉलरेंस पे, रिफ्रेनिंग पे जीएसटी लगाना है और सर्विस कहना है तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर जस्ट कोई एक इवेंट जनरेट हो गया इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर किसी को ये चार्ट बनाना है तो ये स्क्रीन पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके बाद में ये चार्ट बना सकता है, ओके, फॉर रिफ्रेनिंग एंड टॉलरेंस।
फॉर रिफ्रेनिंग एंड टॉलरेंस। यहाँ स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके बाद में भी ये सेव रहेगा लेक्चर, तो आप चार्ट बना सकते हो। डन। तो ये जो हमने देखा यहाँ पे रिफ्रेनिंग और टॉलरेंस की बात की हमने, तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस थे, बाकी तो आप पढ़ सकते हो, बाकी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एक रेस्टोरेंट सर्विस जो सिनेमा हॉल में दिया गया, यह अभी का एक क्लैरिफिकेशन है। ओके, सिनेमा हॉल में रेस्टोरेंट सर्विस दिया गया, तो वो केस में अगर आपके टिकट के साथ फूड होगा तो वो कंपोजिट सप्लाई है, तो वो टिकट के रेट में क्लासीफाई होगा। और अगर टिकट के साथ फूड नहीं होगा, अलग से बेचा गया होगा, तो वो एज अ रेस्टोरेंट सर्विस क्लासीफाई होगा। ये मैंने अमेंडमेंट में कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा डिस्कशन खत्म होता है पहला चैप्टर, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। चलो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? यस और नो? ठीक है, चलो बेटा। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, हम देखते हैं सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे ये सेक्शन 15 तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(2) और सेक्शन 15(3). ठीक है, सेक्शन 15(1) जो है यहाँ पे जहां तक है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, वैल्यू जो होगी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। आई रिपीट, ट्रांजैक्शन वैल्यू। भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी क्या? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल प्राइस। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे अगर आप दिन में 10 लोगों को सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो अगर फर्स्ट को आपने 50 रुपीज में दिया, सेकंड वाले को आपने 80 रुपीज में दिया, वॉट एवर यूर एक्चुअल प्राइस। तो पहले केस में अगर आपका 50 रुपीज होगा तो 50 रुपीज पे जीएसटी आएगा। सेकंड केस में आपका 80 रुपीज होगा तो 80 रुपीज पे जीएसटी आएगा। थर्ड केस में अगर यहाँ 100 रुपीज में सेल किया तो 100 पे आएगा। तो जो भी एक्चुअल प्राइस होगी उस पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल, यानी कैश सेल होगा तो पेड या क्रेडिट सेल होगा तो पेएबल। ओके, पर इसकी दो कंडीशन है। गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्चुअल प्राइस पे ही जीएसटी लेंगे, वाटर रेट में भी कम ज्यादा जो भी हो, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। क्या? जिसको भी आपने ये प्राइस चार्ज किया है गुड्स और सर्विसेज या बोथ का, और कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिलेटेड होगा तो फिर हम एक्चुअल प्राइस पे जीएसटी नहीं लेंगे। तो वो सिचुएशन में आपका जीएसटी जो है कौन से प्राइस पे लिया जाएगा, तो उसके लिए रूल्स अप्लीकेबल है, और रूल्स फाइनल लेवल को ही अप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहां पे दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन? दे आर नॉट रिलेटेड and price is sole consideration. I repeat, they are not related and price is sole consideration. ठीक है, अब यहां दो रिलेटेड यानी क्या? तो रिलेटेड की डेफिनेशन हमने सप्लाई चार्ट में पढ़ी थी। ओके, रिलेटेड मतलब क्या? तो फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा दूं। रिलेटेड मतलब कॉमन डायरेक्टर्स ऑफिसर्स लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर, मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर, कई पार्टनर हो गए। नाउ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप या एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग मोर देन 25% स्टेक इन बोथ ऑफ देम, यानी सप्लायर और रिसिपिएंट में दोनों कंपनी में और या दोनों एंटिटी में किसी तीसरे का 25% से ज्यादा स्टेक है। वन कंट्रोल द अदर, बोथ कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, टुगेदर दे कंट्रोलिंग थर्ड पर्सन और मेंबर ऑफ सेम फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन हमने देखा था कि स्पाउस और चिल्ड्रन ये ऑलवेज रिलेटेड माने जाएंगे। ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे अगर वो डिपेंडेंट हो गए। अगर रिलेटेड पार्टी को आपने सप्लाई किया होगा, सिर्फ सप्लाई फिर सेक्शन 71A का हो, 71B का हो या 71C का हो, कोई भी सप्लाई किया होगा तो रिलेटेड पार्टी के केस में यहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ली जाएगी, और प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। हाँ, आपको जो भी प्राइस मिल रही है एक्चुअल प्राइस, उसके अलावा अदर कंसिडरेशन नहीं होने चाहिए। हाँ, मतलब क्या? मतलब आपको ये कह दूं कि यहां पे जो 71C के सप्लाई, शेड्यूल 1 के सप्लाई, उसका वैल्यूएशन इससे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां प्राइस होती ही नहीं है। वो फ्री, वो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, मतलब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है। तो वो केस में रूल्स लगते हैं और वो सिर्फ फाइनल लेवल को अप्लीकेबल है। ओके, तो यहां पे जहां तक है आपने जो भी प्राइस चार्ज किया वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। चलो, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपने जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया है इसमें कुछ एडिशन होगा, और ये एडिशन इंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, क्योंकि इसके ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इसलिए ये चैप्टर में से जब आप क्वेश्चनियर सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट ओके, यहाँ 10 न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करना, अच्छे प्रॉब्लम सेलेक्ट करना और पूरा सॉल्व करके देखना नोट्स के साथ। आई रिपीट, ओके, मैं ये कहूंगा कि नोट्स के साथ पूरे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे
आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में टोटल 5 इंक्लूजन हो गए। कौन से 5 इंक्लूजन हो गए? सेक्शन 15(2) के हिसाब से। सेक्शन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्लॉज ए, ओके, वो कहते हैं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी ऑल टैक्सेस लेविड अंडर दिस लॉ, अंडर एनी लॉ, मतलब जैसे कुछ ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी आने के बाद भी आज लगते हैं आपके सप्लाई ऑफ गुड्स पे या सर्विस के। तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो टैक्सेस ऐड करोगे जीएसटी निकालने के लिए, एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी खुद इटसेल्फ ऐड नहीं करोगे। जैसे अगर हम बात करें तो टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये आपको पता है, हमने इंट्रोडक्शन रिवीजन में देखा था। तो अगर समझ लो कोई टोबैको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही है। बेसिक प्राइस, लेट्स अज्यूम दैट कि यहां पे बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए है, बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए है जी, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी और एक्साइज ड्यूटी 30,000 है, तो टोटल कितना हुआ? 1,30,000। तो जीएसटी कितने पे लगेगा? तो जीएसटी 1,30,000 पे लगेगा। इज इट क्लियर? यानी जो भी टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी का हो, या म्युनिसिपल टैक्सेस हो, या फिर एक्साइज ड्यूटी हो, जो भी टैक्सेस अंडर एनी लॉ लग रहा है तो आपको वो वैल्यू में ऐड कर देना पड़ेगा। आई रिपीट, वो वैल्यू में आपको ऐड कर देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, एक्सेप्ट जीएसटी, तो ये टैक्सेस आपको ऐड करने हैं जो भी एक्स्ट्रा लगाया है फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस। उसके बाद में नेक्स्ट वो कहते हैं क्या? थर्ड पार्टी पेमेंट। ये थर्ड पार्टी पेमेंट मेरा वर्ड है, एक्चुअली वर्ड ऐसे, एनी पेमेंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट फॉर विच सप्लायर इज लायबल टू पे। मतलब क्या? कोई ऐसे चार्जेस है जो सप्लायर ने जिम्मेदारी ली है लेकिन रेसिपिएंट ने इंकर्ड किया है, तो वो चार्जेस ओके सप्लायर जब इनवॉइस बनाएगा तो वो इनवॉइस में ऐड करेगा, वॉट एवर इंकर्ड बाय रिसिपिएंट। इसके 2 एग्जांपल फटाफट मैं यहां लेना चाहूंगा। पहले तो फ्रेट चार्जेस। भाई मेरा कस्टमर है, उसने मेरी शॉप है, ट्रेडिंग की शॉप, और उसने मुझे यहां पे रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर दिया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो मैं रेफ्रिजरेटर आपके घर तक पहुंचा के दूंगा, मतलब मैं ट्रांसपोर्टेशन एट योर गेट करूंगा। तो यहां पे लाइबिलिटी किसकी ली? फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसकी लाइबिलिटी किसने लिया? सप्लायर ने लिया, मतलब सप्लायर इज लायबल टू पे। लेकिन ओके कुछ रीजन की वजह से ओके जो एड्रेस उसने दिया वहां पे ओके मेरा ट्रक या टेम्पो जाने को रेडी नहीं है, तो मैंने रिसिपिएंट को कहा देखो भाई तुम्हारा अगर कोई पहचान का होगा तो भेज दो, ओके तुम्हारा कोई पहचान का होगा तो भेज दो, ओके मैं उतनी प्राइस कम कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन उसने अरेंज किया, यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। कम ऑन, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, जिसकी लायबिलिटी किसने ली थी? सप्लायर ने ली थी। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी फ्रेट चार्जेस रिसिपिएंट ने दिए उसने देने की वजह से हमने प्राइस कम कर दी। समझ लो मेरी प्राइस थी 100 + 10 फ्रेट, लेकिन मैंने फ्रेट नहीं लिया, 100 ही लिया, लेकिन सप्लायर की लायबिलिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप केस स्टडी या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये जरूर देखना कि सप्लायर इज लायबल टू पे, सप्लायर की लायबिलिटी होगी, और इनकर्ड बाय रिसिपिएंट तो वो सिचुएशन में ऐड किया जाएगा। सप्लायर को इवन दो रिसिपिएंट ने पेमेंट किया पर वो अपने वैल्यू में ऐड कर देना पड़ेगा। डन बेटा। उसके बाद में जहां तक देखा जाए, कमन यहां पे सभी देखिएगा, तो ये सप्लायर को थर्ड पार्टी पेमेंट के चार्जेस ऐड कर देना है। उसके बाद में एक दूसरा एग्जांपल फ्रेट का ही लेता हूं। समझ लो सप्लायर ने एक्स फैक्ट्री या एक्स शॉप सेल किया। मतलब क्या? मतलब यहां कि भाई मेरे फैक्ट्री से तू लेके जा, ट्रांसपोर्टेशन मैं नहीं अरेंज करूंगा, तुझे आना पड़ेगा, मेरे फैक्ट्री से माल उठाना पड़ेगा। तो यहां पे सप्लायर इज नॉट लायबल टू पे, क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं ले रहा है। तो ऐसे केस में कस्टमर को जो फ्रेट चार्जेस लगे वो वैल्यू में ऐड नहीं होंगे। ऐड तभी होंगे फिर वो फ्रेट चार्जेस हो, इंस्पेक्शन चार्जेस हो, यहां पे कमीशन हो, वॉट एवर इट में भी, अगर सप्लायर ने लायबिलिटी ली होगी तो वही वैल्यू में ऐड किया जाएगा। फिर वारंटी चार्जेस हो, तो जहां तक देखा जाए मैंने कुछ एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। ओके, पर 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए ओके, इसके बाद में हम देखेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। कम ऑन, कौन सा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। बहुत से बार सप्लायर जो है यहां पे सब सेल करता है, तो सेल करता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है। भाई एक्स्ट्रा चार्जेस कौन से? पैकिंग हो गया, कमीशन हो गया, बिल में एक्स्ट्रा लगाता है, पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा, कमीशन चार्जेस एक्स्ट्रा, या फिर कभी कभी यहाँ पे लेबलिंग, डिजाइनिंग चार्जेस, रॉयल्टी, वारंटी, इंश्योरेंस चार्जेस, धर्मदा मतलब वो धर्म के नाम पे चैरिटी के लिए कुछ चार्जेस लगाता है, वेवमेंट चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो सेलर एक्स्ट्रा लगाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी चार्जेस ओके सप्लायर एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो देखो एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय सप्लायर एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर एट द टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो वो ऐड किए जाएंगे। मतलब सप्लाई करते वक्त या डिलीवरी देने के पहले बिल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए,
ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए तो वो भी ऐड किए जाएंगे। अब दो वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, कोई इंसिडेंटल टू सप्लाई होना चाहिए, मतलब क्या आपने सप्लाई किया और उससे रिलेटेड आपने लेबलिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस लगाए तो वो वैल्यू में ऐड हो गए। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर, ये एनीथिंग डन बाय द सप्लायर का मतलब क्या है? समझ लो मैं कोई प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा हूं, आपने कहा नहीं नहीं सर दिवाली है मुझे गिफ्ट पैकिंग करके दो, तो मैंने कहा देखो गिफ्ट पैकिंग करके तो गिफ्ट पैकिंग के एक्स्ट्रा लगेंगे 50 रुपए। तो अब देखो मैं नॉर्मली गिफ्ट पैकिंग नहीं देता हूं, पर आपने कहा और आपने आपके कहने पे मैंने किया, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर, कम ऑन, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। तो अगर कस्टमर के कहने पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की गई जिससे चार्जेस लगाए गए, वो भी वैल्यू में ऐड हो गए। यानी अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का है और आपके कहने पे, कम ऑन, आपके कहने पे मैं कुछ एनीथिंग डन कर रहा हूं, ओके, और उसके चार्जेस लगा रहा हूं जैसे गिफ्ट पैकिंग के, तो वो 50 रुपए भी वैल्यू में ऐड किए जाएंगे। तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए, इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऐड कर रहे हो वो 15(2)B का है या 15(2)C का है। What is the difference between 15(2)B and 15(2)C? 15(2)B की अगर हम बात करें तो वो सप्लायर नहीं लगा रहा है, सप्लायर की जस्ट लायबिलिटी थी इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। मतलब क्या? मतलब ये कि सप्लायर ने कहा था भाई ये चीजें, ये एक्टिविटी मैं करके दूंगा, ओके, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट करके दूंगा, यहाँ कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो मेरे सप्लाई के लिए जरूरी है वो मैं करके दूंगा। लायबिलिटी सप्लायर की थी पर खर्चा रिसिपिएंट ने कर दिया, तो सप्लायर को अपने वैल्यू में ऐड करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये केस में रिसिपिएंट कुछ अपने जेब से नहीं कर रहा है, ओके, यहाँ पे रिसिपिएंट, सप्लायर खुद ही इनवॉइस में एक्स्ट्रा लगा रहा है। तो ख्याल रहे, यहां रिसिपिएंट आउट ऑफ पॉकेट कर रहा है, तो यहां पे रिसिपिएंट खुद एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो सप्लायर एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो सप्लायर ने अपने इनवॉइस में इन रिलेशन टू सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो भी एक्स्ट्रा लगाएगा वो वैल्यू में ऐड होगा। सर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम डिलीवरी देते थे गुड्स की या सर्विस देते हैं, बाद में हम वारंटी चार्जेस लगाते हैं, सप्लाई होने के बाद हम चार्जेस लगाते हैं। अगर आप सप्लाई होने के बाद चार्जेस लगा रहे हो दोस्तों, तो वो केस में वो फिर वैल्यू में नहीं ऐड होता है, उसके लिए सेपरेट डेबिट नोट इश्यू करनी पड़ती है और वो डेबिट नोट में जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा रिगार्डिंग टू इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये समझा क्या? अगर समझा होगा तो यस कहिएगा और आपको क्या करना है? ठोको लाइक। ओके, मेरी रिवीजन अगर आपको अच्छी लग रही है, ओके, तो बस आप अपना काम करते रहो, मैं आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करते रहूंगा और इस बार 80 बार जीएसटी आपके लिए वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन के ही रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट डी, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ध्यान से सुनिएगा, फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ये क्या है? ठीक है, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो इसमें हम दो पार्ट देखेंगे, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। दो टाइप के इंटरेस्ट जीएसटी में पढ़ने में आते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट। आपको याद होगा तो लोन का इंटरेस्ट होगा, एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट होगा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है बट एग्जम्प्ट है। हमने पहले भी देखा था सप्लाई टॉपिक में कि इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट, ओके, ये सर्विस है बट एग्जम्प्ट है। और हमने कंपोजिशन स्कीम में भी देखा था सभी कैलकुलेशन के लिए इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहां पे हम अब कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इसका इंटरेस्ट मतलब क्या? मतलब ये है कि मैंने आपको कोई माल बेचा, सप्लाई ऑफ गुड्स किया, या मैंने आपको कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया और आपसे पैसा आना बाकी है, कंसिडरेशन आना बाकी है, और आपने ये जो कंसिडरेशन है 1 महीने में देना चाहिए पर आपने नहीं दिया, आपने 2-3 महीना लगा दिया उसके लिए। तो मैंने कहा देख भाई, ओके, जो मुझे सप्लाई के अगेंस्ट में पैसा मिलना था तूने लेट कर दिया, तो मैं तुझे इंटरेस्ट लगाऊंगा या लेट फी लगाऊंगा। बहुत सी बार होता है ना कि टेलीफोन भी लेट फी लग जाती है, ओके, पेनल्टी लग जाती है, सप्लायर हमें लगाता है, तो क्या उसका क्या होगा? क्या वो भी एग्जम्प्ट है? नहीं, ओके, वो क्लॉज डी में ऐड होता है। इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये क्लॉज डी में ऐड किया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा, वो वैल्यू में ऐड होगा। लेकिन इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा, ओके, और मजा आया तो ठोको, ओके, ठीक है। तो कौन से 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है? जब आप इंटरेस्ट, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर प्रॉब्लम में इंटरेस्ट दिया है, लेट फी दिया है, पेनल्टी दिया है, तो डिफॉल्ट एजम्पशन देना कि वो इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब क्या? मतलब आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो, सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, हाँ, आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो, ये टैक्सेबल
टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो। ओके, टैक्सेबल वैल्यू में प्राइस दिया हुआ है 1,00,000 रुपए, आपको प्रॉब्लम में प्राइस दिया 1,00,000 रुपए, आपको कमीशन दिया हुआ है, आप कमीशन ऐड कर रहे हो 20,000 रुपए। चलो, आप वारंटी ऐड कर रहे हो, यहाँ पे वारंटी ऐड कर रहे हो 10,000 रुपए। कोई थर्ड पार्टी पेमेंट होगा इनकर्ड बाय द बायर, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट होगा इनकर्ड बाय द बायर, तो वो आप ऐड कर रहे हो 5,000 रुपए। और ये भी कहा है कि आपने इंटरेस्ट लिया है डिले पेमेंट का। अब इंटरेस्ट वो कह रहे हैं कितना, तो वो कह रहे हैं इंटरेस्ट आपने यहाँ पे लिया 8,000 रुपए। तो अब ख्याल रहे पूरा 8,000 ऐड नहीं होगा। अगर जीएसटी रेट दिया हुआ है, जीएसटी रेट दिया है 12%, तो आपको इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, ओके, हाँ, ये इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 इतना जीएसटी आपको ऐड करना है। भाई कैलकुलेटर किधर गया, यहाँ होना चाहिए था कैलकुलेटर, है। मतलब आपको 8,000 यहाँ पे 8,000 डिवाइडेड बाय, ओके, 112 इंटू 100, तो आपका जो भी अमाउंट आएगा, ये काम नहीं कर रहा है, जाने दो, 2 मिनट। $8,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, तो आपका जो आएगा 7142, करेक्ट, वेरी गुड। तो आपको 7142 ऐड करना है। सर क्या ये इंटरेस्ट के लिए लेना है क्या? नहीं, इंटरेस्ट होगा, लेट फी भी इंक्लूसिव होगा, एज वेल एज पेनल्टी भी इंक्लूसिव माना जाएगा। तो चलो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, कि जब भी आप वैल्यू में लोगे तो नॉर्मली इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी भी कंसिडर एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो आपको जीएसटी निकाल के वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, तो अगर आप सेक्शन 12(6) या 13(6) पढ़ते हो तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा इन अ मंथ व्हेन सच अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड। यानी आपको प्रॉब्लम में ये नोट डालना है कि भाई इंटरेस्ट हम वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी निकाल रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी का जीएसटी उस मंथ में पे करना पड़ता है जिस मंथ में आपको इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद में जहां तक देखा जाए रेट, सर इस अगर इंटरेस्ट पे हम उस मंथ में जीएसटी निकाल रहे हैं जो मंथ में हमें ये मिल रहा है, तो रेट क्या होगे, रेट ओरिजिनल इनवॉइस के बेस पे। अगर ओरिजिनल इनवॉइस सप्लाई ऑफ गुड्स का है तो जो भी गुड्स का रेट होगा वो, ओरिजिनल इनवॉइस सप्लाई ऑफ सर्विस का है तो जो भी सर्विस का रेट होगा वही रेट से आपका इंटरेस्ट का जीएसटी निकाला जाएगा। तो चलो सर, ये तो बात हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, अब हम लास्ट क्लॉज ई की बात करते हैं और वो है सब्सिडी। ओके, आपको याद होगा तो वो क्या कहते हैं, कौन सी सब्सिडी आपको ऐड करनी है, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। चलो ये चार्ट से देखते हैं, चार्ट में क्या है भाई, सब्सिडी। ओके, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ये हमने कंसिडरेशन के डेफिनेशन में भी देखा और यहां पे बता दो दोस्तों। तो ओके, नॉट टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर गवर्नमेंट से होगी। अगर सब्सिडी गिवन बाय अदर्स होगा, आई रिपीट, सब्सिडी गिवन बाय अदर्स होगा, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे सब्सिडी लिंक टू द प्राइस होगा तो ही ऐड होगा। अगर सब्सिडी नॉट लिंक टू द प्राइस होगा तो ऐड नहीं किया जाएगा। अब सर ये बताइए, लिंक टू द प्राइस और नॉट लिंक टू द प्राइस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, तो आपको ये बता दूं कि दोनों में बेटा यहां पे ये डिफरेंस है कि जैसे एक लमसम सब्सिडी मिलती है, भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, लो यहाँ पे 2 लाख रुपए। अगर लमसम सब्सिडी होगी जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस से कनेक्टेड नहीं है या सर्विस के प्राइस से कनेक्टेड नहीं है तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। पर कभी कभी सब्सिडी ऐसी है, भाई आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है 100, चलो 100 में से 20 रुपीज हमारा, यानी पर जब भी एक प्रोडक्ट सेल करोगे तो 80 आपका 20 हम सब्सिडी देंगे। तो अगर प्रोडक्ट लिंक सब्सिडी होगी, प्रोडक्ट प्राइस लिंक सब्सिडी होगी तो वो 20 रुपीज वैल्यू में ऐड किए जाएंगे, इवन दो आप कस्टमर से 80 रुपीज ले रहे हो। नाउ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपकी सब्सिडी ऑलरेडी वैल्यू में इंक्लूडेड है, या बहुत सी बार ऐसे वर्ड आते हैं कि गिवन प्राइस एडजस्टेड विद सब्सिडी। अब एडजस्टेड विद सब्सिडी मतलब उसमें से सब्सिडी निकाल दी है। अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी निकाल दी है तो अच्छी बात है, लेकिन अदर की सब्सिडी होगी तो आपको वो वापस ऐड करनी पड़ेगी। तो वर्डिंग्स के तरफ यहां ध्यान देना। बहुत सी बार आता है कि गिवन प्राइस कंसीडरिंग द सब्सिडी, विदाउट कंसीडरिंग द सब्सिडी, एडजस्टेड विद सब्सिडी। तो वर्ड्स केयरफुली देखो और ये प्रॉपरली लिखो, उसका एक प्रॉपर चार्ट बनाओ कि वर्डिंग्स कैसे है, ओके, और हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है। तो जब आप क्वेश्चनियर सॉल्व करोगे तो इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है। समझा होगा तो यस, आपको क्या करना है आपको पता है। तो चलिए, यहां पे हमने ये देखा सब्सिडी। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे और वो है डिस्काउंट। ओके, क्या हमें डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा डिस्काउंट का डिडक्शन। अब लॉ क्या कहता है, एनी डिस्काउंट, अब भाई नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर
बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो सप्लाई करने के पहले या सप्लाई जिस दिन कर रहे हो उस वक्त अगर आप डिस्काउंट दे देते हो तो नाम कुछ भी हो, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, टर्न ओवर डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, वारंटी डिस्काउंट, व्हाट एवर इट मे बी, सभी डिस्काउंट का डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्टिबल फ्रॉम वैल्यू। ओके, लेकिन आपको ये डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में लेकिन आपका डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सप्लाई, तो गवर्नमेंट कहती है रुको रुको रुको, इसमें लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हमें बताओ क्यों दिया भाई, पहले क्यों नहीं दिया? ओके, सप्लाई के बाद दे रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कोई कैश में एडजस्टमेंट तो नहीं कर ली ना? तो नहीं। अब देखो सप्लाई के बाद अगर डिस्काउंट होगा तो हम डिडक्शन देंगे, पर कुछ शर्तें हमारी। क्या वो अग्रीड था? अगर पहले से अग्रीड था तो आगे बढ़ेंगे, अगर पहले से वो अगर ऑलरेडी अग्रीड नहीं था, नॉट अग्रीड मतलब ना इनवॉइस में कहीं लिखा था ना एग्रीमेंट में कहीं लिखा था और वो अग्रीड नहीं था, तो अगर अग्रीड नहीं होता तो आपको डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉब्लम में जब भी डिस्काउंट आए तो ये देखना कि वो अग्रीड था या नहीं था। अगर अग्रीड नहीं था तो डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो ऑलरेडी अग्रीड था, सुनिए ऑलरेडी अग्रीड था, तो वो फिर दो और कंडीशन लगेगी। क्या वो लिंक टू द इनवॉइस है? क्या वो डिस्काउंट बताया जा रहा है कौन से इनवॉइस का? यस। और आईटीसी रिवर्स बाय रिसिपिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, जो भी पोस्ट रिमूवल डिस्काउंट है, जिसे मैं पोस्ट रिमूवल और आफ्टर रिमूवल डिस्काउंट कहता हूं, ये डिस्काउंट का डिडक्शन 3 शर्तों पे मिलेगा। कम ऑन मेरे साथ, यहां पे देखो कौन सी शर्त? वो अग्रीड होना चाहिए, लिंक टू द प्राइस होना चाहिए, लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए, और आपके रिसिपिएंट ने जो पूरी इनवॉइस का आईटीसी ले लिया था तो डिस्काउंट का जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी आता है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल इनवॉइस तो फुल वैल्यू का दे दिया और उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपको डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा, आपका उतना टैक्स कम कर दिया जाएगा, लेकिन आपके रिसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट जो है ओके वो रिवर्स करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको पोस्ट रिमूवल डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा। समझा क्या बेटा? ओके, पूरा याद आया क्या? याद आया होगा तो यस ठोको यहां पे। चलिए, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस आए थे। स्टैगर्ड डिस्काउंट, जैसे बाय मोर सेव मोर ऑफर, पहला कस्टमर आया, भाई तुझे कितना डिस्काउंट चाहिए? ओके, तूने कितने क्वांटिटी ली? चल 10% डिस्काउंट। दूसरा आया, ओके तूने अच्छा इतनी सारी क्वांटिटी ली, 20% डिस्काउंट। तीसरा आया, उसने बल्क में लिया, 40% डिस्काउंट। क्या मैं ऐसे स्टैगर्ड ओके अलग अलग डिस्काउंट दे सकता हूं? यस, दे सकता हूं। ओके, कोई मतलब वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू, हर ट्रांजैक्शन की वैल्यू अलग, हर ट्रांजैक्शन के डिस्काउंट अलग, इसलिए मैं अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग डिस्काउंट दे सकता हूं। अगर वो इनवॉइस में बताया जा रहा है तो मैं वो एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट, कभी कभी क्या डिस्काउंट मैं जब जो देता हूं एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं देता हूं, एट द टाइम या बिफोर सप्लाई नहीं देता हूं, ईयर एंड डिस्काउंट देता हूं। ईयर एंड डिस्काउंट मतलब क्या कि भाई देखो ओके यहां पे बिजनेस करो, कस्टमर को कहता हूं मेरे डीलर है कस्टमर, तुम भी आगे बेचो, जितना माल उठाओगे मैं ईयर एंड में या हाफ ईयर एंड में देखूंगा और आपको एक साथ डिस्काउंट पास ऑन करूंगा। तो क्या ईयर एंड डिस्काउंट या पीरियड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा? यस मिलेगा, लेकिन आपको ये कंडीशन, ये क्लॉज ए है और ये क्लॉज बी है, तो बी की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या वो पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट जो आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं दिया था, बाद में दिया था, क्या अग्रीड था? हाँ अग्रीड था। क्या लिंक टू द इनवॉइस है? हाँ, हर इनवॉइस से रिलेटेड हमने बताया हुआ है। क्या वो रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स किया है? हाँ। अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो ईयर एंड डिस्काउंट का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट भी वही है बेटा। सेकेंडरी मतलब क्या? आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं दिया, मतलब नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ओके, और आपने बाद में दिया, तो सेकेंडरी डिस्काउंट का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर 15(3)(b की सारी कंडीशंस आप फुलफिल कर दोगे। मतलब वो एग्रीड होना चाहिए, वो लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए और आपके रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने यहां पे सेक्शन 15(1), 15(2) और 15(3) कंप्लीट किया। अब आपको अपना काम करना है, मैंने अपना काम कर दिया है। आपको क्या करना है? ओके, क्वेश्चनर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऐसे उठाना है जो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सॉल्व करके देखना है, पर इजी वाले नहीं। ओके, यहां पे ओके इजी वाले नहीं, आपको जो है ओके पूरा पढ़ लेना है और उसमें जो टफ क्वेश्चन है वो उठाना है, और वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आया तो मार्क्स छोड़ने नहीं हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमने देखा यहां पे 51, 52, 53। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है। अब ये क्लैरिफिकेशन में मैं कह दूं कि यहां पे ठीक है,